हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भाई चलिए फिजिक्स क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में कल आपको क्या पढ़ाए थे? कल बेटा आपको गॉस की प्रमेय बताए थे, उसकी मतलब फ्लक्स की बीमा और मात्रक सब कुछ बता दिए गए थे। उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे सारे बता दिए गए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसस थ्योरम। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, और उसमें हेडिंग लगाएंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता। भाई अनंत लंबाई का एक समान सीधे आवेशित तार लेना है, आवेशित सीधा तार लेना है। मान ले रहे हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक तिरछा हो गया, हम एक समान अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, और मान ले रहे हैं अनंत लंबाई का, प्लस चार्ज इस पर जो है बिखरा हुआ है समान रूप से, ठीक है। और ये अनंत लंबाई का तार है, इससे निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। भाई अगर मान लो जैसे हमारे पास ये एक ट्यूबलाइट है, तो अगर हम ट्यूबलाइट को ऐसे लगाएंगे तो प्रकाश चारों ओर जाएगा ना, कि एक ही ओर जाएगा? चारों ओर जाएगा ना मेरे भाई। वैसे ही ये जो तार है, अगर हम इसको आवेश देंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके एक ओर नहीं बल्कि चारों ओर उत्पन्न होगा। जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना वो इसके क्या होगा? चारों ओर उत्पन्न होगा। ऐसे यहां भी चारों ओर उत्पन्न होगा, ठीक इस तरीके से चारों ओर उत्पन्न होगा। हम अगर इसको मिला दें तो आप देखोगे एक जो काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र है वो एक बेलन के रूप में हो गया है। वो एक किसके रूप में हो गया है मेरे भाई? बेलन के रूप में, ठीक है। बेलन के रूप में, और एक ऐसा बेलन बना हुआ है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है? आर। जिसकी रेडियस कितनी है भाई? आर, ठीक है। अब ये मान ले रहे हैं कि ये जो तार है अपने चारों ओर आर त्रिज्या के क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है। अब हम इसके आगे लगा देंगे कैसे क्या करना है, ठीक। इसके आगे लगाएंगे, देखो मान ले रहे हैं एक बिंदु यहाँ है, एक पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ यहाँ। समझने के लिए भाई ऊपर वाले सतह से भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो सकती है, नीचे वाले सतह से भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो सकती है। अगर इस वाले पृष्ठ पर देखोगे, इस वाले पृष्ठ पर, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये डी वेक्टर होगा। और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो आप देखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी ओर होगी? बाहर की ओर होगी। और दोनों ही परस्पर परपेंडिकुलर है। ये मान लो यस पृष्ठ है, इसको मान लो यस, इसको मान लो पी, ठीक है। यस वाले बिंदु पर ई वेक्टर और डी वेक्टर दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो क्या इससे कोई फ्लक्स की मात्रा गुजरेगी? नहीं, क्योंकि आपको पता है डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट डी ये cos थीटा जब लगाएंगे, थीटा का मान 90 डिग्री, तो cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी बताओ ये समझ में आया कि है? क्षेत्रफल सदिश हमने खींचा, तो क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल से 90 डिग्री के कोण पे होता है, तो देखो ये 90 डिग्री कोण पे बाहर क्यों है? और ये प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की। आप देखोगे पी पर अगर लेते तो यहाँ पर पहले क्षेत्रफल सदिश खींचते तो ये क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होता है, इस दिशा में भाई, क्षेत्रफल से 90 डिग्री के कोण पे। अगर यहाँ पर देखोगे तो प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो भी किसकी ओर होती है? बाहर की ओर होती है, ई वेक्टर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ई वेक्टर भी किसकी ओर होती है भाई? बाहर की ओर होती है। अब दो बिंदु हैं हमारे पास, यस है और पी, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है इन्हीं बिंदुओं से। तो निकालेंगे, पहले लिखेंगे बिंदु यस से गुजरने वाला फ्लक्स। भाई छोटा सा क्षेत्रफल लिया है तो फ्लक्स की मात्रा भी क्या होगी? छोटी होगी। डी फाई ई का ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फार्मूला तो जानते होंगे, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल वही फार्मूला इसमें लगाएंगे, तो आ जाएगा डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए क्या आ जाएगा? कॉस थीटा।
थीटा का मान देखो यस पर कितना है, 90 डिग्री है ना, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो ये मान यहाँ पे रख देंगे, तो आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा कास 90 डिग्री। कास 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो कास 0 का मान गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि बिंदु यस से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की मात्रा क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों ही परस्पर क्या है मेरे भाई, परपेंडिकुलर है। अब हम इसके आगे निकालेंगे पी से, लिखेंगे पृष्ठ पी से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत क्या फ्लक्स, ठीक। किससे गुजरने वाला निकालेंगे भाई, बिंदु पी से गुजरने वाला है, पृष्ठ पी से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। आप यहाँ पे देखोगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्या, ई डी ए कॉस है, फार्मूला वही है, ई डी ए कॉस है। देखोगे बिंदु पी पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों पैरेलल है, दोनों ही एक दूसरे के क्या है मेरे भाई जी, समांतर है। किस पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। और जब समांतर होते हैं तो थीटा का मान क्या रखते हैं हम लोग, 0 डिग्री रखते हैं। थीटा का मान क्या रखता है, 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, थीटा का मान 0। अब आ जाएगा डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए कास 0 अंश। भाई कास 0 अंश का मान 0 होता है, कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, सॉरी कास 0 अंश का मान 1। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए आ जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। यही तो आ जाएगा। आपको ई ज्ञात करना है, ई क्या करना है, ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, देखो डी ए का मतलब एक छोटा सा पृष्ठ है, इतना छोटा पृष्ठ है, और इसी के कारण हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। मान लो ये पूरा वक्र पृष्ठ होता तो लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स के कारण क्या, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या भाई, वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालते हैं तो हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए आ जाएगा, ठीक। भाई ये देखो ये परिपथ चारों तरफ से बंद है, ठीक, बंद परिपथ है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे विद क्लोज सर्किट, ठीक। डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई आ जाएगा मेरे भाई। ई कांस्टेंट है, डी ए का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी ए। चूंकि इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी ए का मतलब क्या है, बने बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल या बने बेलन का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई हमने क्या मान ली है, यल मान ली है, और त्रिज्या भी बताए थे आर। तो इसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर यल लिख देंगे, 2 पाई आर यल, ये मान यहाँ पे रख सकते हैं। चूंकि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस की क्या है भाई, प्रमेय है, कि गॉस की क्या है, प्रमेय है, यही तो है गॉस की प्रमेय हमारे पास। हम लोग फाई ई का मान रख देंगे, क्या रखेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई तो ज्ञात करना है, डी ए का मान लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू यल, सबको इधर ले चलिए, तो ई का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा क्यू अपान आर इंटू यल आ जाएगा मेरे भाई, क्यू अपान आर इंटू क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। आ जाएगा तो नहीं आ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा भाई, अब दिखाई दिया, सॉरी बोर्ड छोटा है, कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा है, क्या किया जाए, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास। ई बराबर आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपान आर यल, ये हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज और पता है, आपको एक चीज और पता है, क्या, क्यू बराबर होता है लेमडा इंटू यल, होता है नहीं होता। जब आपको पहले लेसन में रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाए थे तब ये फार्मूला, अच्छा नहीं दिखा, सॉरी, क्यू बराबर होता है, क्यू बराबर क्या होता है,
लेमडा इंटू यल। ये भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है पहले लेसन में, जब आपको रेखीय आवेश घनत्व बताए थे। तो हम लोग Q का क्या करेंगे, मान यहाँ पे रख देंगे। E बराबर आ जाएगा, E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 डॉट Q लेमडा एल अपान आर एल। आर एल हो गया, एल से एल कैंसिल, तो E वेक्टर का फार्मूला आ गया 1/2 डॉट लेमडा बाई कितना आ जाएगा, आर हो जाएगा। लेमडा बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर हो जाएगा। लेमडा बाई क्या हो जाएगा, आर। यही एक समान आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या है मेरे भाई, तीव्रता है। यही एक समान आवेशित सीधे आवेशित तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या है मेरे भाई, तीव्रता है। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया मेरे भाई, ठीक बेटा। फिर आगे अब हम कल बताएंगे, पहले इतना समझ लीजिए, इसको कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए, ठीक बेटा।